हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 8th, और वो है अपना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का लास्ट टॉपिक अपने पास बचा है और वो है अपना विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब सुनो ध्यान से, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं, सबसे पहले ये बात अपन कर लें। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ाया है मैंने? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में विभिन्न धातुओं को व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। यानी कि विभिन्न धातुओं को अपन क्या करेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। पहले कम इलेक्ट्रोड विभव वाली धातु आएगी, उसके बाद अधिक इलेक्ट्रोड विभव वाली क्या आएगी? यहाँ पर धातु आएगी। तो इन धातुओं को अपन यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त करेंगे वही क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं इस चीज को। विभिन्न धातुओं को परिभाषा लिख लेते हैं। विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। अब देखो भाई, एक तरफ तो लिखेंगे अपन धातु इलेक्ट्रोड लिखेंगे, इधर लिखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखेंगे। ठीक है, जिसको अपन ई स्टैंडर्ड से प्रदर्शित करते हैं, और वोल्ट में लिखेंगे। ठीक है, और बात करते हैं अपन क्रियाशीलता के बारे में, यानी इधर अपन लास्ट में क्या लिखेंगे? क्रियाशीलता लिखेंगे, धातुओं की क्रियाशीलता लिखेंगे। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। यहाँ पर तो धातुओं में सबसे पहले आएगी लिथियम, ठीक है, फिर सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इसके बाद आता है कौन? बेरियम, कैल्शियम, इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम। ठीक है, चलो एक मिनट, हाँ कैडमियम अपने यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसको अपन आगे लिख लेंगे। ठीक है ना, चलो तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया है। अब इसकी इलेक्ट्रोड विभव के मान भी लिख लेते हैं। इसका होता है इलेक्ट्रोड विभव माइनस के 3.05। सोडियम का होता है माइनस 2.71 होता है। ठीक है, पोटेशियम का माइनस के 2.72
माइनस के 2 पॉइंट, ठीक है, 2.93 के समथिंग यहाँ पर दिया हुआ है। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन अपन को हो सकता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लिख लो अभी तो 2.93 हो सकता है, 93 है यहाँ का। बेरियम का कितना होगा, तो बेरियम का 2.90 होता है, ठीक है। कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का 2.87 होता है, ठीक है। चलो आगे बात करें मैग्नीशियम के बारे में, तो मैग्नीशियम का 2.38 होता है, 2.38 होता है। एल्यूमिनियम की बात करें 1.66 होता है, ठीक है। जिंक की बात करते हैं तो 0.76 होता है, सब माइनस में चल रहा है भैया अभी ना। उसके बाद आता है अपना क्रोमियम का 0.74 होता है, क्रोमियम का 0.74 होता है, ठीक है। और आयरन का 0.44 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन नोट करेंगे। अब बात करें अपन यहाँ पर, तो जो ऊपर वाली होती है ना, ये सर्वाधिक क्रियाशील होती है। ऊपर वाली धातु में क्या होती है, सर्वाधिक क्रियाशील होती है, या फिर बोलेंगे इनको कि ये प्रबल अपचायक होती है। क्या होती है ये, प्रबल अपचायक प्रकृति रखती है ये। और जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे तो क्या आएगी, नीचे जाने पर क्रियाशीलता में कमी आएगी, क्रियाशीलता में क्या आएगी भाई, कमी आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता में क्या आएगी, कमी आएगी। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होती है भाई, सबसे ऊपर वाली, यानी कि लिथियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। और जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता में भी कमी आएगी। ऊपर वाला प्रबलतम अपचायक होता है, नीचे वाला दुर्बलतम अपचायक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक की सारणी तो बना ली होगी सभी ने। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। यानी सर इसमें आयरन के बाद कौन आता है, तो देखो आयरन के बाद यहाँ पर कौन आएगा, इस चीज़ को भी अपन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखो भाई, आयरन के बाद अगला आता है इसके अंदर कैडमियम, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करना भाई आगे की तरफ, ठीक है। ये कोबाल्ट है, ठीक है। फिर आएगी निकल, टिन, लेड, निकल, टिन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद चांदी और फिर सोना लास्ट, ठीक है। चलो अब इनकी भी अपन इलेक्ट्रोड विभव लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका होता है माइनस का 0.25, कोबाल्ट का होता है माइनस का 0.14, ठीक है। निकल का होता है माइनस की 0.13, ठीक है। टिन का होता है, सॉरी हाँ एक मिनट, कहीं पर कुछ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। कैडमियम का 0.40 होता है, ठीक है। चलो आगे बात करें कोबाल्ट का, कोबाल्ट का 0.28 होता है, 0.28 होता है। निकल का 0.25 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, इसका होता है 0.14, लेड का होता है 0.13, और जो ये हाइड्रोजन आ गया ना, इसका होता है 0। क्या होता है इसका, 0, ठीक है। 0.00 बोलोगे आप लोग, ठीक है। 0.00 बात एक ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन कॉपर का, जिसका प्लस में होता है, प्लस में 0.34, प्लस में 0.34। इस चांदी का होता है प्लस में 0.80, ठीक है। और सोने का होता है 1.50, प्लस में 1.50, ठीक है। तो बाकी बची हुई भी आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और सबसे नीचे वाली जो होगी ना, सबसे नीचे वाली जो होगी, इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, सबसे कम क्रियाशील। यानी सोना जो होता है ना, सोना सबसे कम क्रियाशील होता है भाई। आप लोग जानते ही हैं सोना किसी से क्रिया नहीं करता, इसीलिए इसका अपन क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं,
है ना। आभूषण इसीलिए बनाए जाते हैं सोने के क्योंकि वो किसी से कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है भाई, चलो तो इस तरह से अपन यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में व्यवस्थित करने पर, वैसे बढ़ता हुआ क्रम है, देख रहे हो आप लोग, पहले माइनस वाले आ रहे हैं, फिर जीरो आया, फिर प्लस आया, तो कौन सा क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी अपन को मिली उसको विद्युत रासायनिक श्रेणी अपन कहते हैं। सबसे ऊपर वाले की यानी कि लिथियम की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है और ये जो सबसे नीचे वाला है ना सोना, इसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। ठीक है ना, तो ये थी अपनी क्रियाशीलता को याद करने की बात। यहाँ पर आ जाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। अब देखो, ये तो मैंने आपको श्रेणी बता दी, अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है ना, हाँ, तो ट्रिक भी लिख लेते हैं इसको याद करने की। तो इस सारणी के नीचे ही आप लोग क्या लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे। ठीक है, हाँ, ट्रिक किस प्रकार से है, तो देखो, ली ना के बाप से काका ने मांगी अलमारी। ली ना के बाप से, एक मिनट, ना, अच्छा ठीक है लिख लो, ठीक है। तो ली ना के बाप से काका ने मांगी अलमारी जमीन, अलमारी जमीन, कार फ्रिज, अलमारी जमीन कार फ्रिज। ठीक है, अब देखो ये चीज मांगी है तो भाई उसके पास नहीं था, इसलिए उसको क्या बोलेंगे अपन, कड़े कोनी। ठीक है, यानी उसके पास अलमारी जमीन कार फ्रिज नहीं था तो अपन क्या बोलेंगे कि उसके पास ये नहीं कड़े। ठीक है, तो कड़े कोनी। उसके बाद अब देखो ये नहीं है तो फिर क्या होगा, स्नेह प्रभा, स्नेह प्रभा ही कूटेगी। ठीक है ना, हाँ, स्नेह प्रभा ही कूटेगी। ठीक है, उसके बाद हाँ, स्नेह प्रभा ही कूटेगी। अब देखो ये कूटेगी तो क्या होगा यहाँ पर, क्यों आगे आऊं, ठीक है ना, क्यों आगे आऊं, इस तरह से, स्नेह प्रवाही कूटेगी क्यों आगे आऊं, इस तरह से। अब देखो यदि अपन इसको ना यहां पर लिखना चाहें तो देखो किस प्रकार याद करेंगे, देखो ली से क्या बनेगा, लिथियम, ना से क्या बनेगा, सोडियम, के से क्या बनेगा, पोटेशियम। तो देखो यहां पर ली ना के बाप से क्या बनेगा, बेरियम। ठीक है ना, उसके बाद काका से क्या बनेगा, कैल्शियम, यही है, काका से क्या बनेगा भाई, कैल्शियम बन जाएगा। ठीक है, मांगी, मांगी से क्या बनेगा, मैग्नीशियम Mg, अलमारी से एल्यूमिनियम। ठीक है, जमीन से जिंक, कार से, एक मिनट, हाँ, जिंक, और कार से क्या बन जाएगा भाई यहाँ पर, तो कार से क्रोमियम आता है अपना ना, क्रोमियम, फ्रिज से आयरन, कड़े से कैडमियम। ठीक है, कड़े को से कोबाल्ट, नी से निकल। ठीक है, स्नेह से एसएन, प्रभा से पीबी, प्रभा से पीबी, ही से हाइड्रोजन, कूटेगी से सीयू। ठीक है, और आगे आऊं से एजी और एयू, ये लो। इस प्रकार से अपन पूरी श्रेणी को याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है, लीना के बाप से काका ने मांगी अलमारी, जमीन कार फ्रिज, कड़े कोनी, स्नेह प्रवाही कूटेगी क्यों आगे आऊं। ठीक है भाई, चलो, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद यहाँ पर करते हैं। हो जाएगी, यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। चलो अब बात करेंगे अपन आगे की तरफ, और अगला एक और लास्ट टॉपिक इस अध्याय का अपने पास बचता है, इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलो देखो भाई, तो अगला है
मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव का महत्व, मानक इलेक्ट्रोड विभव का महत्व। ठीक है भाई, चलो तो अपन ने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, इसका क्या महत्व होता है, क्या इसका उपयोग होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, इसका सबसे पहला उपयोग होता है, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना अधिक होता है ना, वो प्रबल अपचायक होता है। मैंने आपको बताया था कि इस श्रेणी के अंदर, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर आप लोगों ने क्या देखा, लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज्यादा ऋणात्मक था, है ना, इसीलिए वो क्या थी, प्रबल अपचायक थी। और जो सबसे नीचे वाला है सोना, उस सोने का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या था, सबसे ज्यादा धनात्मक था, इसीलिए वो क्या होगा, दुर्बलतम अपचायक होगा। ठीक है, तो ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है ना, ये अपचायक प्रकृति के बारे में बताता है कि कौन ज्यादा अपचायक होगा, कौन कम अपचायक होगा। ठीक है भाई, चलो तो लिख लेते हैं, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, जितना अधिक ऋणात्मक होता है, वह उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होती है, प्रबल अपचायक होती है ना। जैसे उदाहरण अपन क्या ले सकते हैं, जैसे लिथियम, ठीक है ना, तो ये उदाहरण आप लोग ले सकते हैं। चलो दूसरी बात करते हैं अपन, तो धनात्मक की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुनो, ये तो हो गया इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, अपचयन विभव के बारे में कि प्रबल अपचायक कौन होगा। एक और चीज बताई थी मैंने आपको कि भाई जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होता है ना, मैंने वहां पर लिखाया था वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है ना, यानी कि ये जो लिथियम है ना, ये सबसे ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा। तो यहां पर ये भी लिख लेते हैं अपन, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होता है, जितना अधिक ऋणात्मक होता है, वह उतनी ही अधिक सक्रिय, वह उतनी ही अधिक सक्रिय, वह उतनी ही अधिक सक्रिय या क्रियाशील होती है, या क्रियाशील होती है। तो इस प्रकार से अपचायक प्रकृति के बारे में पता चलता है अपन को मानक इलेक्ट्रोड विभव से, साथ ही क्रियाशीलता के बारे में भी बात पता चलती है। चलो तीसरा बात करें अपन, तो अब बात कर लेंगे अपन किसकी, धनात्मक वाले की। तो देखो भाई, जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना
अधिक, जितना अधिक धनात्मक होता है वह उतनी ही अधिक, अब सुनो, ये तो प्रबल अपचायक था, ये क्या हो जाएगा, दुर्बलतम अपचायक हो जाएगा, या फिर सुनो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उल्टा हो गया ना उसका, ठीक है। तो उतनी ही अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, प्रबल ऑक्सीकारक होती है, ठीक है भाई। चलो, तो ये था अपना अध्याय 8, जिसके बारे में अपन ने सारी जानकारियां यहाँ पर ले ली है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग जो है इसके टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है ना। अगले आने वाले संडे को अपन इसका टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो सभी को इसके टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। इसके बाद अपन नया अध्याय शुरू करेंगे नेक्स्ट बुक का, और वो है अपना लेसन 9th, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।